अफसाने के इर्तिका से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। उर्दू अफसाने का इर्तिका यानी तारीख। जब से उर्दू अफसाना ने हमारे यहाँ अफसाने ने मुख्तसर अफसाने ने उर्दू के अंदर जन्म लिया है, उर्दू अदब के अंदर, तब से लेके आज तक के दौर का क्या सफर रहा, कौन कौन से रुझानात रहे, कौन कौन से उसमें असालीब आए, ये सब बातें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। कल जब हमने उर्दू अफसाने से मुताल्लिक बात की थी तो हमने कहा था कि उर्दू के अंदर अफसाना जो है वो मगरिब से आया, मुख्तसर अफसाना मगरिब से आया, मगरिब की देन है। यूँ तो हमारे यहाँ क्या है कि छोटे छोटे कहानियां, छोटे अफसाने पहले भी लिखे जा चुके थे, लेकिन जो फन की हैसियत से जब हम मुख्तसर अफसाने बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो मगरिब से आया है। तो इसकी 20वीं सदी की शुरुआत के अंदर हमारे यहाँ उर्दू के अंदर मुख्तसर अफसाना आया है और इसकी दो बड़ी वजूहात थी। पहली क्या थी कि जो सनती तरक्की हुई, सनती तरक्की के नतीजे के अंदर हमारे यहाँ क्या हुआ, जिंदगी जो थी वो बहुत तेज रफ्तार हो गई, दौड़ भाग बहुत होने लगी, फुर्सत पहले की बनिस्बत कम हो गई और हम लोग जो थे, मतलब आम आदमी जो था, वो रोजी रोटी की तलाश में ज्यादा भाग दौड़ करने लगा, सर्विसेज जो थी वो मुश्किल हो गई। तो क्या हुआ, लोगों के पास वक्त नहीं रहा, बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ने का वक्त नहीं रहा, जो दास्तानें जो हम 1,000 के सफ़े की पढ़ लेते थे, बड़े बड़े नॉवेल पढ़ लेते थे, उसके लिए अब टाइम ही नहीं रहा। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि छोटे कहानियां या मुख्तसर अफसाने लिखे जाएं। तो एक तो ये वजह ये रही मुख्तसर अफसाने की हमारे यहाँ। दूसरी वजह क्या रही कि नया इल्म जो था, मगरिब से जो नया इल्म आया, अंग्रेजी के वसीले से हमारे यहाँ जो नया इल्म आया, उस नए इल्म ने नई असनाफ को भी लेकर के आया। उनमें से मुख्तसर अफसाना जो था वो सबसे मकबूल सिंफ रही, जो भी असानी वो असनाफ आए वहां से मगरिब से, उनमें मुख्तसर अफसाना बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। तो यूं 20वीं सदी की शुरुआत के अंदर हमारे यहाँ मुख्तसर अफसाने की शुरुआत होती है इब्तिदा के अंदर, 20वीं सदी की इब्तिदा के अंदर। और पहला अफसाना हमारे यहाँ कौन सा आता है, पहला अफसाना जो था वो राशिदुल खैरी का, राशिदुल खैरी का अफसाना था नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा कब लिखा गया, 1903 ईस्वी के अंदर। मैंने आपको भी बताया था 20वीं सदी की शुरुआत में, तो ये 1903 ईस्वी के अंदर ये लिखा गया और ये सबसे पहले मखज़न के अंदर शाया हुआ था। मखज़न जो है वो एक रिसाला था, उसके अंदर ये पहले शाया हुआ सबसे पहले। तो ये 1903 ईस्वी के अंदर जो था ये हमारा पहला अफसाना है जो उर्दू के अंदर लिखा गया। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि प्रेमचंद जो है उनका अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1908 ईस्वी के अंदर लिखा गया, वो उर्दू का पहला अफसाना है। हाँ, लेकिन क्या है कि प्रेमचंद से पहले चूंकि ये लिखा जा चुका था तो पहला अफसाना तो उनका नहीं है, लेकिन प्रेमचंद को हम इसलिए पहला अफसाना निगार कह सकते हैं क्योंकि प्रेमचंद ने हमें जिंदगी और अफसाने के बीच में जो रब्त है, जो ताल्लुक है, वो ताल्लुक उन्होंने जोड़ा। यानी जिंदगी को, जिंदगी की हकीकतों को किस तरह अफसाने के सांचे में ढाला जाता है, ये उन्होंने सिखाया, इसलिए हम उनको पहला अफसाना निगार कहते हैं, पहला अफसाना निगार कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो, हालांकि उनके क्या है, अफसानों के अंदर हमें इब्तिदा के अंदर जो उनके इब्तिदाई अफसाने थे ना, प्रेम 25 हो या सोज़े वतन हो या प्रेम 32 हो, इनके अंदर क्या है, आइडियलिज्म ज्यादा माल दिखाई देता है, मिसालियत पाई जाती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका फन निखरता है और जब वो देहात के निचले तबके पर लिखते हैं, किसानों पर लिखते हैं, दलितों पर लिखते हैं, या शहर के निचले तबके पर मजदूरों पर लिखते हैं, या फिर जो हमारे मजहब की जो खराब रस्में थी, मजहब की नहीं मतलब समाज की जो खराब रस्में थी, दकियानूसियत थी, इस पर जब उन्होंने लिखा ना तो उनका फन धीरे धीरे निखरने लगा और उन्होंने हकीकत निगारी के एक रुझान की बुनियाद डाल दी उर्दू अफसाने के अंदर। तो प्रेमचंद जो है वो उर्दू अफसाने के अंदर हकीकत निगारी के रुझान की बुनियाद डालने वालों में। प्रेमचंद के साथ साथ कौन थे आए थे ये, हकीकत निगारी का जो रुझान था, हकीकत निगारी, इसके अंदर पहले तो थे हमारे यहाँ प्रेमचंद, सबसे पहले इन्होंने इसकी बुनियाद डाली। प्रेमचंद के बाद हमारे थे दूसरे नंबर पे अली अब्बास हुसैनी, इनके साथ साथ थे, मतलब ये साथ साथ लिख रहे थे, अली अब्बास हुसैनी, और फिर थे सुदर्शन। ये लोग जो थे वो उर्दू अफसाने के अंदर हकीकत निगारी की तर्जुमानी कर रहे थे, यानी हकीकी जिंदगी की
चाहे वो देहात की हो चाहे शहर की हो। तो ये जो थे ये एक रुझान था उर्दू अफसाने के अंदर। इनके साथ साथ एक रोमानियत का रुझान भी रहा। रोमानी रुझान जो था, उस रोमानी रुझान के को करने वाले कौन कौन थे? पहले थे सज्जाद हैदर यल्दरम, सज्जाद हैदर यल्दरम, फिर थे नियाज फतेहपुरी, नियाज फतेहपुरी, फिर थे हिजाब इम्तियाज अली थी, लेडी थी, हिजाब इम्तियाज अली। एक और आते हैं सुल्तान हैदर जोश, सुल्तान हैदर जोश। ये लोग जो थे वो उर्दू अफसाने के अंदर रूमानी रुझान को फरोग दे रहे थे। रूमानी रुझान का मतलब ये है, एक तरफ तो इन लोगों ने क्या किया, इश्क और रोमान के किस्सों को हुस्न के साथ पेश किया। मतलब ये है कि ऐसी जबान के साथ पेश किया जिसके अंदर जो तख्लीकी थी जबान, उस जबान के अंदर इन्होंने हुस्न के साथ पेश किया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि तखय्युली दुनिया की तख्लीक की, यानी ऐसी दुनिया जो हकीकत के अंदर नहीं मिलती, उसको इन्होंने पेश किया। जैसे मान लो सज्जाद हैदर यल्दरम का खारिस्तान और गुलिस्तान, खारिस्तान के अंदर उन्होंने ये दिखाया कि वहां कांटे ही कांटे उगते थे। ऐसी कोई जगह होती नहीं जहाँ सिर्फ कांटे हो, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि कांटे ही कांटे थे उसके अंदर, और जब किसी औरत का उस पे कदम पड़ा तो फिर वहां फूल खिलने लगे। तो ये इस तरह की चीजें जो तखय्युली जिंदगी थी उसको इन्होंने पेश किया। देखो रोमानियत की जो तहरीक शुरू हुई थी वो सर सैयद तहरीक के रद्द-ए-अमल के तौर पर शुरू हुई थी। सर सैयद तहरीक के अंदर खुश्क मिजाजी थी, मकसदियत थी, इज्तिमाइयत पर जोर था। समाज को सुधारने के लिए वो अदब को एक आले के तौर पर, अदब को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इसलिए वहाँ दलील के साथ बात की जाती थी। मुदल्लिल जो उस्लूब था वो था, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर इन लोगों ने इंडिविजुअलिटी को, इनफरादियत को फरोग दिया। रोमानी अदीब जो थे उन लोगों ने इनफरादियत को फरोग दिया, और इन्होंने क्या किया कि जबान के अंदर हुस्न पैदा करने की कोशिश की कि हम जो है खुश्क मिजाजी जो आ गई थी ना अदब के अंदर, उसको दूर करें, उसको दूर करके। तो ये जो थे जो हमारे अफसाने के अंदर जो रोमानी अफसाना निगार थे, अफसाने लिख रहे थे, उनके अंदर भी यही था। ये बहुत नफासत पसंद थे, हुस्न परस्त थे, इनके किरदार खुद बहुत हुस्न परस्त है। चाहे वो फितरत के मनाजिर हों, उनके अंदर हुस्न इनको नजर आता हो तो ये वो पसंद करते थे, या फिर इंसान के रूप में। तो ये चीजें जो थी वो इन रूमानी अफसाना निगारों के यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। इनके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ तर्जुमे भी किए गए उर्दू अफसाने के अंदर, जो बाहर से, अंग्रेजी से, रूसी जबान से, तुर्की से, वो तर्जुमे भी किए गए। तो तर्जुमे करने वाले कौन थे? तर्जुमा जो जिन्होंने किया है उन लोगों को हम देखते हैं। तो उनमें से पहले तो यही आते हैं सज्जाद हैदर यल्दरम, इन्होंने बहुत अच्छे तर्जुमे किए, सज्जाद हैदर यल्दरम। फिर आते हैं नियाज फतेहपुरी, इन्होंने भी किए हैं, नियाज फतेहपुरी। उसके अलावा आते हैं ये जलील अहमद किदवई, जलील अहमद किदवई, दाल है ये, किदवई। फिर उसके बाद आए मोहम्मद मुजीब, और एक और थे अख्तर शीरानी, जो हमारे रुमानी शायर थे ना, उन्होंने भी तर्जुमे किए। तो ये चीजें जो हैं वो क्या है, तर्जुमे क्यों किए थे? तर्जुमे जब तक देखो किसी सिन्फ के अंदर, किसी अदब के अंदर जब तक हम बुनियाद मजबूत नहीं मिलती ना किसी अदब की, तो क्या होता है तर्जुमों के जरिए हम उसको सीख सकते हैं। तर्जुमों के जरिए बाहर की जबान से हम कुछ भी तर्जुमा करके लाते हैं, ट्रांसलेशन करके लाते हैं, तो क्या होता है वहां के फन को हम सीखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। दूसरी चीज ये कि वहां की तहजीब से भी मुतासिर होते हैं, यानी कि वहाँ कैसे रस्म रिवाज है, वहाँ कैसी तहजीब है, वो लोग कौन सी आइडियोलॉजी के तहत चलते हैं, क्या अकीदे हैं उन लोगों के। तो ये चीजें जो थी वो हम लोगों ने अफसानों से भी पाई हैं, यानी अफसाने भी हमारे शुरू के अंदर तर्जुमा हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक जो ये दौर जो था ना, ये गुलामी का दौर था। हमारे यहाँ अंग्रेजों की गुलामी थी, तो अंग्रेजों की गुलामी की वजह से अंग्रेजी तहजीब का जो बढ़ता हुआ सैलाब था, उसके रोकने के लिए कुछ तंजिया और मज़ाहिया अफसानों का एक रुझान भी शुरू हुआ।
तंजिया मज़ाहिया अफसाने यानी जिनके अंदर सोसाइटी की खराबियों पर या जो अंधी तकलीद कर रहे थे अंग्रेजी तहजीब की, उनके खिलाफ जो है ना, मतलब उनके ऊपर तंज करते हुए, तो किसने लिखे वो तंजिया मज़ाहिया अफसाने लिखे हैं? वो थे एक तो हमारे यहाँ अजीम बेग चुगताई, ये बहुत मशहूर थे, ये राजस्थान के थे, मतलब राजस्थान में इन्होंने अच्छा अरसा गुजारा। इसमें चुगताई के भाई थे ये अजीम बेग चुगताई, और इसके अलावा हमारे पास थे सुल्तान हैदर जोश। सुल्तान हैदर जोश ये जो थे ये क्या लिख रहे थे? तंजिया और मज़ाहिया अफसाने लिख रहे थे, ताकि हमारा जो नौजवान तबका है वो क्या है, उस तहजीब के पीछे अंधा आंख बंद करके ना दौड़े, बल्कि हमारी कदरों को, हमारी तहजीब की अहमियत को भी समझे। तो ये हमारे इब्तिदाई अफसाने हैं, जो शुरुआत के अंदर जो हमारे रुझानात थे अफसाने के वो है। इसके बाद क्या होता है कि उर्दू अफसाने के अंदर शुरुआत के अंदर तो हमने देखा बयानिया की तकनीक थी, मुकालमे की तकनीक थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1932 ईस्वी में एक अफसानों का मजमुआ आया, अंगारे। कौन सा आया? अंगारे। 1932 ईस्वी 1932 इसके अंदर आया है अंगारे। अंगारे के अंदर 10 अफसाने थे। किस किस के थे? सज्जाद जहीर के थे। सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर के बाद हमारे पास थे महमूद उज जफर, महमूद उज जफर जोए है ये महमूद उज जफर। उसके अलावा थे अहमद अली, और अहमद अली के बाद थे रशीद जहां। लेडी थी ये रशीद जहां, ये डॉक्टर थी, बाहर से पढ़ाई करके आई थी। ये इन लोगों ने जो अफसाने लिखे अंगारे के अंदर, वो अफसाने जो थे मौजू के एतबार से और तकनीक के एतबार से, दोनों एतबार से उर्दू अफसाने में एक बड़ी तब्दीली पैदा हुई। क्या तब्दीलियां पैदा हुई कि पहले तो बयानिया की और मुकालमे की तकनीक थी हमारे यहाँ, है ना, उर्दू अफसाने के अंदर, लेकिन इनके ये जो अफसाने लिखे गए, इन अफसानों के अंदर क्या हुआ कि जहन के अमल पे, यानी हमारे जहन में क्या चल रहा है, हमारे जहन में क्या होता है कि ख्यालात जो होते हैं वो बेरब्त होते हैं, मतलब उनको एक सिलसिला नहीं होता, कभी कुछ आ रहा है हमारे जहन में, कभी कुछ आ रहा है। तो वो जो जहन का जो अमल था ना, उस पर अफसाने की बुनियाद रखी गई। यानी और वो क्या है, वो जो जहन में जो हमारे आ रहे हैं, वो जो बेरब्त जुमले हैं, उन बेरब्त जुमलों को इन्होंने अफसानों के अंदर पेश किया। शकिस्ता तहरीरें थी, या फिर खुद कलामी। खुद कलामी यानी अपने आप से बात करना, एक दूसरे से गुफ्तगू करने के बजाय ना अपने आप से, खुद कलामी होती है जो खुद से बात करें। तो वो चीजें जो थी इसके अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की गई। और इसके अलावा मौजुआत बदले। मौजुआत कौन से बदले? पहली मर्तबा गरीबी को दिखाया, बेरोजगारी को दिखाया, भूख को दिखाया, इसके अलावा जिनसी और नफ्सियाती घुटन को दिखाया, जिनसी और नफ्सियाती मसाइल दिखाए, समाज के अंदर जो मतलब जो गंदे और रजील जो मौजुआत थे उनको दिखाया, औरत के साथ किस तरह औरत का इस्तेसाल होता है उसको दिखाया, औरत और मर्द के लिए किस तरह समाज के अंदर दो रवैये हैं, है ना, वो दिखाए। तो ये जो नए नए मौजुआत थे ना, वो इसके जरिए 1932 के अंगारे के जरिए हमारे यहाँ आए, और हमारे यहाँ तकनीक और मौजू के एतबार से नई तब्दीलियां पैदा हुई इसके साथ। फिर क्या हुआ, 1936 ईस्वी के अंदर तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसने अफसाने को बहुत बदला। कब आई थी ये? 1936 ईस्वी के अंदर तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक जो थी उसमें क्या हुआ था, शुरुआत तो ये बाहर हुई थी, हमारे इंडिया के अंदर नहीं हुई थी, हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या है, इसके लिए जमीन हमवार हो चुकी थी, इसलिए ये यहाँ स्टैब्लिश हो गई, इसलिए ये यहाँ तरक्की भी पाई। इसमें क्या था कि जो बाहर जर्मनी के अंदर हिटलर की क़यादत के अंदर फाशिज्म ने सर उठाया था, और हिटलर ने क्या किया था कि जो तहजीब और सकाफत की जो आला अक़दार थी उन पर उसने अटैक करने के लिए क्या किया था, अदीब और शायरों को, जो साइंसदान थे, जो आलिम थे, उन लोगों को उसने या तो कैद कर लिया था या जिला वतन कर दिया था, यानी वतन से बाहर कर दिया था। तो लोगों के अंदर, उन अदीबों के अंदर, आलिमों के अंदर, दानिश्वरों में गुस्सा था। तो वहां पर क्या है, हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ लोग जो थे वो तालीम हासिल कर रहे थे, जिनमें सज्जाद जहीर थे,
महमूद जफर थे, प्रमोद सेन गुप्ता थे, ज्योति घोष थे। ये लोग जो थे वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये भी उन हालात का मुकाबला देख रहे थे, तो इन्होंने वहाँ एक अपना अदबी हल्का बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया, एक तंजीम बनाई, और उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कुछ चीजों को जोर दिया कि हम अदब के जरिए समाज की खिदमत करेंगे, हमारी सारी हमदर्दी निचले तबके के साथ होगी, और तीसरी चीज इन्होंने ये कहा कि हम गुलामी से निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे और हम रुजत पसंद ताकतों के खिलाफ डट करके खड़े हो जाएंगे और मजहब में दकियानुसियत को खत्म करेंगे। ये जो चीजें थी उनको इन्होंने क्या किया कि तरक्की पसंद तहरीक के मैनिफेस्टो में दाखिल कर लिया। यहाँ आकर के हिंदुस्तान आकर सज्जाद ज़हीर ने क्या किया, इन बातों को सबको अपने हमनवा जो इनके अदीब थे, शायर थे, उन लोगों को उन्होंने बताया और लोग इनके साथ जुड़ गए और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होने लगी। तो हमारे अफसाने की जब हम बात करते हैं तो हमारे अफसाने में तरक्की पसंद तहरीक के कई असरात आए। पहला सबसे बड़ा असर तो क्या आया कि मार्क्स के नजरिए से, मार्क्स से मुतासिर होकर के हमारे अफसाने के अंदर तबकाती कशमकश पैदा हुई। तबकाती कशमकश मतलब समाज जो है, इन्होंने कहा दो तबकों के अंदर बटा हुआ है। एक तबके के पास सब कुछ है, दूसरे तबके के पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो मजलूम है, यानी उसका इस्तेहसाल किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, और जिसके पास सब कुछ है वो जालिम है। तो ये कहते थे, तरक्की पसंदों का नजरिया ये था कि हमारी जो हमदर्दी है वो निचले तबके के साथ है, जिसके पास कुछ नहीं है, हमारी हमदर्दी उसके साथ है, और उसके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना इनका फर्ज, मतलब अफसानों के अंदर ये बात उठाई गई कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, चाहे वो दलित थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो मजदूर थे, ठीक है ना, इन लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। फिर क्या हुआ, एक फ्राइड का नजरिया भी आया तरक्की पसंद तहरीक के तहत। फ्राइड ने क्या किया कि फ्राइड जो था वो ये कि उसके नजरिए के से मुतासिर होकर के जिनसी और नफ्सियाती मसाइल भी हमारे अफसाने के अंदर, उर्दू मुख्तसर अफसाने के अंदर शामिल हुए। तो इस दौर के अंदर जो लिखने वाले थे, तरक्की पसंद तहरीक के दौरान जो लिखने वाले थे, उनके अंदर कौन कौन थे, देखो सबसे पहले हमारे आते हैं कृष्णचंद्र, फिर आते हैं इस्मत चुगताई, इसके अलावा बेदी, फिर आते हैं मंटो के अलावा आते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, फिर आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी जो थे ना, उन्होंने एक नया काम किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो आवाम के अंदर जो लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन लोकगीतों के हिसाब से उन्होंने लोकगीतों पर अफसाने लिखे। तो ये एक अच्छे उनके अफसाने हैं, पढ़ना कभी। देवेंद्र सत्यार्थी थे। इसके अलावा आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ये लोग जो थे ये अफसाने लिख रहे थे इस दौर के अंदर, और फ्राइड और मार्क्स के नजरिए से मुतासिर होकर इन्होंने तबकाती कशमकश और नफ्सियाती जो मसाइल थे उसको इन्होंने अपने अफसानों के अंदर पेश किया। इसके बाद क्या होता है कि आज़ादी हासिल होती है मुल्क को, और मुल्क को आज़ादी हासिल होने के साथ साथ फसादात का दौर भी चलता है, पार्टीशन का दौर भी चलता है। तो कुछ लोग जो थे वो लेकिन संजीदा अफसाने लिख रहे थे। इस दौर के अंदर भी कुछ लोग जो थे वो संजीदगी के साथ लिख रहे थे। संजीदगी के साथ लिखने वाले चारों थे, एक तो ये कृष्णचंद्र, इस्मत, बेदी और मंटो, इन लोगों ने लिखा। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास और कुर्रतुल ऐन हैदर, इनके अलावा एक और थी कुर्रतुल ऐन हैदर, उन लोगों ने अच्छे अफसाने, संजीदा अफसाने लिखे, मतलब मतानत के साथ उन्होंने हमारी जो इंसानियत की जो अलमबरदार जो किरदार थे ना, उन लोगों को दिखाया। और उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल के अंदर भी जहाँ आदमी के खून का प्यासा है, वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नेकी के अलमबरदार हैं, जो इंसानियत के अलमबरदार हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को, ताकि क्या है, हमारी जो आला अक़दार हैं, हमारी इंसानियत की, हमारी तहजीब की जो आला अक़दार है, उनकी परवरिश की जा सके, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, इसलिए इन लोगों ने इसको पेश किया। फिर क्या होता है, आज़ादी के बाद कुछ लोग जो थे तो पहले से लिख रहे थे और कुछ नए भी लिखने वाले आ रहे। कुछ नए लिखने, आज़ादी के बाद हालात बदले, हमारी सियासत बदली, हमारा समाज बदला, समाज के अंदर नए मौज़ूआत आए, ज्यादा खुलापन ज्यादा आया, इल्म ज्यादा आए, रोजगार ज्यादा बढ़े, सनती तरक्की ज्यादा हुई,
फैक्ट्रियां और इन सब का दौर चला, तो ये चीजें जो थे, नए नए जो मसाइल आ रहे थे, उन पर लिखने वाले कौन कौन थे? आजादी के बाद जिन्होंने जो हमें दिखाई देते हैं वो लिखने वाले, उनके अंदर हम आते हैं। देखो पहले तो आते हैं, ये तो लिख ही रहे थे पुराने, कृष्णचंद्र, इस्मत, बेदी और मंटो, ये तो लिख ही रहे थे। इनके अलावा एक और हयातुल्लाह अंसारी जो थे ना, वो भी पुराने ही थे। हयातुल्लाह अंसारी पहले से लिख रहे थे ये, लेकिन ये आजादी के बाद ही लिख रहे थे। इसके अलावा आते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर, ठीक है, ये ते के नुक्ते हैं ते के ऊपर, कुर्रतुल ऐन हैदर थी। फिर इसके अलावा थे वो अशफाक अहमद, अशफाक अहमद, फिर है शौकत सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी। इसके अलावा थे हंस राज रहबर, हंस राज रहबर, हंस राज रहबर। फिर थे सुहेल अजीमाबादी, सुहेल अजीमाबादी और हंस राज रहबर भी पहले से लिख रहे थे। सुहेल अजीम आबादी, आबादी, सुहेल अजीम आबादी। इसके अलावा कौन थे? देवेंद्र सत्यार्थी थे, जो आजादी के बाद लिख रहे थे, देवेंद्र सत्यार्थी। इनके अलावा इंतजार हुसैन, इन्होंने, ये भी आजादी के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया है, इंतजार हुसैन है। फिर इकबाल मतीन है, इकबाल मतीन। फिर इकबाल मजीद है, इकबाल मजीद, ठीक है। फिर कौन आते हैं? ये कई लिख रहे थे, मतलब इस टाइम जो था एक पूरी की पूरी नस्ल जो थी वो अफसाने लिख रही थी। जीलानी बानो है, जीलानी बानो। इसके अलावा हाजरा मसरूर है, हाजरा मसरूर। फिर खदीजा मस्तूर है, खदीजा मस्तूर। ये लोग जो थे वो आजादी के बाद अफसाने लिख रहे थे और नए मसाइल जो थे उनको ये दिखा रहे थे कि किस तरह हम समाज जो है वो किस तरह बदल रहा है, सियासत में कौन से नए मौजूआत आ रहे हैं, सियासत का कैसे रंग बदल रहा है, ये सब चीजें जो थी इन लोगों ने दिखाई अपने अफसाने के अंदर। 1950 ईस्वी के बाद क्या होता है कि हमारे अफसाने के अंदर एक नया दौर आता है 50-55 ईस्वी से, और हमारे अफसानों के अंदर क्या हुआ कि जो लिखने वाले थे उन लोगों ने अलामती अफसाने लिखने शुरू किए, अलामती और तजरीदी अफसाने लिखने शुरू किए। क्यों? क्योंकि जिंदगी के अंदर तब्दीली आ रही थी ना। अब क्या हुआ कि जिंदगी जो थी वो नया रंग इख्तियार कर रही थी, ज्यादा पेचीदा हो रही थी। तो पेचीदा जो जिंदगी थी उसकी पेचीदगी को दिखाने के लिए, उसकी हकीकतों को दिखाने के लिए और इंसान के जहन के अमल को दिखाने के लिए हमारे अफसाना निगारों ने क्या किया? अलामती और तजरीदी उस्लूब को इख्तियार किया। अलामती उस्लूब, अलामतें तो पहले भी थी, लेकिन क्या था, पहले जो अलामतें थी वो जानी पहचानी थी, तयशुदा थी, तो हमें समझ में आ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो नए लिखने वाले थे उन्होंने क्या किया कि नई तरह की अलामतें लेकर के आए, इंडिविजुअल, इनफरादी थी, मतलब उनकी खुद की तकलीफ की हुई थी, तो वो क्या है, आम आदमी उन्हें समझ नहीं पाता था। तो इसलिए क्या हुआ, अफसाने जो थे वो थोड़े से मुश्किल हो गए। तो ये अलामती उस्लूब जो आया, तजरीदी उस्लूब आया, और किरदार जो थे वो, अफसाना जो था ना वो अपने गिरदोपेश की जिंदगी से कट गया। उसके अंदर क्या दिखाया, नए जो अफसाने 55 ईस्वी के बाद जो अफसाने आए, उन अफसानों के अंदर आसपास की जिंदगी के बजाय, जोड़ने के बजाय अफसाने को, किरदारों को, बल्कि क्या, किरदार की दाखिलियत पर जोर दिया गया, यानी अंदर उसके क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके जहन के अमल को दिखाया गया। उसके अंदर जो वो जो चल रहा था ना, कि जो हमने पहले देखा खुद कलामी और ये 1932 ईस्वी के अंदर जो था ना, वही टेक्निक जो थी जिसे शऊर की रॉ की टेक्निक कहा जाता है या सररियलिज्म की टेक्निक कहा जाता है, तो वो टेक्निक जो थी वो 1955 ईस्वी के बाद के अफसानों के अंदर बहुत मजबूती के साथ आई। सररियलिज्म की टेक्निक कौन सी होती है? जिसमें अभी हमें अफसाना निगार अभी हमें जो चल रहा है उसको दिखाने के साथ साथ अचानक क्या उसका जहन माजी की तरफ पलटता है
और वो माजी के एक नए सीन को बताता है कि माजी के अंदर उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो दोनों सीन साथ साथ चलते। तो ये सररियलिज्म की टेक्निक थी। तो इस टेक्निक के इस पर लिखने वाले कौन कौन से अफसाना निगार थे? इसमें सबसे पहले तो इंतजार हुसैन है, बहुत अच्छे अच्छे अफसाने लिखे इन्होंने, अलामती अफसाने। इसके अलावा अहमद हमीश है, अहमद हमीश। फिर आते हैं सुरेंद्र पाल, सुरेंद्र पाल। फिर आते हैं जोगिंदर पाल, जोगिंदर पाल, सॉरी ये सुरेंद्र प्रकाश है, सुरेंद्र प्रकाश और जोगिंदर पाल। फिर आते हैं अनवर सज्जाद, अनवर सज्जाद और खालिदा हुसैन, खालिदा हुसैन या खालिदा असगर, कुछ भी हम उनका नाम लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये लोग जो थे ये अलामती अफसाने लिख रहे थे। अलामत का मतलब ये है कि जो जिन्होंने ऐसी अलामतें, जो अपनी खुद की अलामतें तख्लीक की और अलामती उसलूब का अख्तियार किया। इन्होंने क्या किया कि किरदारों को चूंकि नए जमाने की पेचीदा जिंदगी को दिखा रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि किरदारों के जो बातिन है उसको उभारने के लिए इन्होंने या तो कभी बेजान चीजों का सहारा लिया, या फिर कभी कभी इन्होंने क्या किया कि उसको जानवरों के रूप में भी पेश किया। जैसे मक्खी है, बिच्छू है, सांप है, कुत्ता है, इन चीजों के जरिए भी इन्होंने क्या किया कि किरदारों का वो दिखाया कि हाँ ये किरदार जो है वो उनकी सीरत को उभारने के लिए, उनकी सिफत को उभारने के लिए। क्योंकि जो नया जमाना बदला तो क्या हुआ, इंसान का चेहरा जो था ना वो पहचान में नहीं आता था। मतलब ये कि हम जाहिर में क्या है वो पता नहीं चलता था, हमारे बातिन में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता, हमारे जाहिर से पता नहीं चलता। आज मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है, ऐसा इंसान हो गया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या पता, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कल को कर जाऊं, कुछ पता नहीं। तो ये क्या हुआ, इंसान जो पेचीदा हुआ ना वो हमारा इसके अंदर दिखाई दिया इन अफसानों के अंदर। ये जो अलामती अफसाने थे, अलामती अफसानों के साथ साथ कुछ अफसाना निगार ऐसे भी थे जो कि रिवायत से जुड़े हुए थे, ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, जो पुरानी टेक्निक के अंदर लिख रहे थे। उन पुरानी टेक्निक के अंदर जो रिवायती अफसाना निगार थे उनके अंदर कौन कौन थे? उनमें काजी अब्दुल सत्तार थे, काजी अब्दुल सत्तार। इसके अलावा थे ये जिलानी बानो, जिलानी बानो, या फिर वाजिदा तबस्सुम थी, वाजिदा तबस्सुम। और इसके अलावा रामलाल थे। ये लोग जो थे ये पुराने अफसानों के, पुराने ट्रेडिशन के ऊपर लिख रहे थे, पुराने असालीब थे अफसाने के, जो बयानिया की टेक्निक थी ना जिसके अंदर अफसानियत के ऊपर जोर दिया जाता था, उस टेक्निक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, 1980 ईस्वी तक, 75-80 ईस्वी तक ये अलामती अफसाने का दौर चलता रहा। 80 ईस्वी के बाद फिर हमारे अफसाने के अंदर तब्दीली पैदा होती है और हमारे अफसाने के अंदर फिर अफसानियत जो है वो नए सिरे से आती है, बयानिया का उसमें आता है। तो उन अफसानों को लिखने वाले जो 80 ईस्वी के बाद जो अफसाना लिख रहे थे, उन अफसाना निगारों के अंदर सबसे अहम जो है वो कुछ लोग अहम हैं। उन लोगों में जो ये 80 ईस्वी के बाद जो लिख रहे थे वो कौन थे, ये तो आप लोग लिख लीजिए। एक तो देखिए सैयद मोहम्मद अशरफ, सैयद मोहम्मद अशरफ। फिर मजहरुज़्ज़मा, मजहरुज़्ज़मा। मजहरुज़्ज़मा के बाद आते हैं अहमद सगीर, अहमद सगीर रैन है ये। फिर अहमद सगीर के अलावा शमोइल अहमद, शमोइल अहमद, ठीक है। फिर आते हैं इनके साथ साथ एक शमोइल अहमद थे, मजहरुज़्ज़मा थे, एक और आते हैं जिनका नाम था हमीद सहरवर्दी, ठीक है। ये लोग थे, लिखने वाले तो बहुत थे। मतलब इन लोगों ने क्या किया कि अफसाने को पुरानी डगर से जोड़ा, अफसाने को अपने गिरदोपेश से जोड़ा, ज़मान और मकान से जोड़ा, किरदारों को वापस उन किरदारों के अंदर जो इन्होंने क्या किया था कि किरदारों के खाली जहन के अमल पर जोर दिया था अफसाने के अंदर, वो चीज करने के बजाय इन्होंने क्या किया, किरदारों को उभारा। प्लाट जो था, प्लाट गायब हो गया था। ये 1970-75 ईस्वी के अफसानों के अंदर प्लाट गायब हो गया था। वो प्लाट पे फिर ध्यान देने लगे, किरदार निगारी पे फिर ध्यान देने लगे। तो ये अफसाना जो था वो वापस ट्रेडिशन से जुड़ा और अफसाने की जो दिलकशी थी ना वो वापस पैदा हुई। और जो पढ़ने वाला था कारी, वो अफसाने से दूर हो गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था। 55-60 ईस्वी के बाद जो अफसाना अलामती अफसाना लिखा गया था वो ऐसी अलामतें थी जिनको समझ में ही नहीं आती थी। तो फिर क्या होता था कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। तो वो क्या हुआ, अब दोबारा अफसाने से जुड़ा।
अब वो जो थे अफसाने पढ़ने वाले जो कारी थे वो दोबारा अफसाने से जुड़े और फिर आज के दौर के अंदर जो अफसाने लिखे जा रहे हैं वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मसाइल हैं हमारे, उन लोगों को आलमी सतह पे जो मसाइल हैं उन मसाइल को भी दिखा रहे हैं। और इसके अंदर अफसाने की जो हुस्न है बयानिया का वो वापस पलट करके आया। ऐसा नहीं है कि अलामतें नहीं है, अलामतें हैं, लेकिन अलामतों के बावजूद क्या है कि अफसाने के अंदर वो अलामतें समझ में आती हैं। हम क्या है अफसाने से जुड़े हुए हैं। पहले जो समझ में नहीं आती तो हम अफसाने से कट गए थे, पढ़ने वाला जो था वो अफसानों से कट गया था। तो अब दोबारा ये फिर जुड़ गया है और दोबारा हमारे अफसाने जो हैं वो हम मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। पुराने जो अफसाने थे उन अफसानों की यही खामी थी कि वो आम आदमी की समझ से परे थे, दूर हो गए थे, इसलिए वो और फिर वो क्या अपनी गिरदोपेश की जिंदगी से भी कट गए थे। सिर्फ उसके अंदर दिखाया क्या जाता था कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है, उसको बेरब्ती के साथ, मतलब बेरब्त जुमले होते थे, खुद कलामी होती थी, अपने आप से बात करता था इंसान, सामने वाले से बात करने का, रिश्तों की गर्मी खत्म हो गई थी। मतलब ये कि इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला था, कि उसको समझ ही नहीं आता था कि मेरा कौन है अपना और मेरा कौन नहीं है अपना। तो वो चीजें जो थी अफसाने के अंदर दिखाई गई थी। लेकिन 80 ईस्वी के बाद फिर दोबारा तब्दीली आई है और दोबारा अफसाना जो है वो अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ गया और अफसाने के अंदर वो जो अफसानवी दिलकशी होती है, जो अफसानवियत पाई जाती है, वो अफसानवियत फिर इसके अंदर आ गई। तो ये अब अफसाना जो है वो नए सिरे से जो लिखने वाले हैं उन्होंने नए नए मसाइल के बावजूद अफसाने के हुस्न को बाकी रखा है। ठीक है, आया समझ में? तो ये अफसाने का सफर था जो इब्तिदा से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर के आज तक हमारे अफसाने जो हैं वो लिखे गए हैं और कौन कौन से मौज़ूआत उसके अंदर आए हैं, कौन कौन से रुझानात उसके अंदर आए हैं, ये हमारी अच्छी तरह समझ में आता है और उन पर हमें नजर रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि हम जो है ना आज के अफसाने को समझ सकें कि कल क्या था, उसमें क्या तब्दीली आई और कौन कौन से उनके पड़ाव थे, मतलब कौन कौन से स्टेप ऐसे जो है किस तरह तरक्की की हमारे अफसाने ने, किस तरह वो उसलूब के हिसाब से तब्दील हुए, किस तरह मौजू के हिसाब से तब्दील हुए और कौन कौन सी वो जो तब्दीलियां थी वो नए सिरे से किस किस मुकाम पर होती हुई हमारे आज तक आया है। तो ये जब हम अदब के तालिबे इल्म होते हैं तो हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनके अफसाने, नए अफसाने भी हमें पढ़ने चाहिए और पुराने भी थोड़े से, ताकि हम उसकी टेक्निक से, उनके मौज़ूआत से वाकिफ हो सकें। आया समझ? ठीक है।